हेलो। आज का टॉपिक है हमारा टेम्परेचर कंपनसेशन, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बताया गया है कि इन द स्ट्रेन गेज एंड ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन, in the strain gauge and bridge configuration, in addition to strain, temperature temperature change would also change the output. टेम्परेचर में सपोज चेंज आएगा तो मतलब आउटपुट भी हमारा चेंज हो जाएगा ना, राइट। किस में बताया? तो स्ट्रेन गेज एंड ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन में बताया कि इन एडिशन टू स्ट्रेन टेम्परेचर चेंज वुड ऑल्सो चेंज द आउटपुट, राइट। नाउ दिस इज ड्यू टू रेजिस्टेंस चेंज, दिस इज ड्यू टू रेजिस्टेंस चेंज ऑफ द वायर इन द स्ट्रेन गेज विथ चेंज इन टेम्परेचर, है ना। तो चेंज इन उसको हम टेम्परेचर बोल सकते हैं। एंड ड्यू टू डिफरेंट कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन, है ना, ड्यू टू डिफरेंट कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन ऑफ गेजेस एंड मेटल टू विच दे आर बॉन्डेड, है ना। तो मेटल कैसे वो बॉन्डेड होता है देन, राइट। सो दीज आर दी applications or expansion, we can say that, which is different coefficient of expansion of gauges, right. So now different coefficient of expansion क्या होता है? causes क्यों होता है? तो the differential expansion in gauges and metals to which they are bonded, right, है ना। कि बताया कि डिफरेंट कोफिशिएंट of expansion causes the differential expansion in gauges and metal to which they are bonded. So in the strain gauge क्या होता है? In the strain gauge configuration the temperature effect can be minimized or avoided by, है ना, minimized or avoided by, फर्स्ट बताया कि कंपनसेशन और कैंसलेशन मेथड, है ना, कंपनसेशन भी बोल सकते हैं उसका और कैंसलेशन मेथड भी बोल सकते हैं ना। एंड सेकंड दिया गया है कि इवैल्यूएशन एज अ पार्ट ऑफ द रिडक्शन प्रॉब्लम, है ना, पार्ट ऑफ द रिडक्शन problem, we can say that. So the first method is extensively used for both metallic as well as semiconductor, right. The first method is extensively used for both metallic भी बोल सकते हैं as well as semiconductor भी बोल सकते हैं, right. एंड सेमीकंडक्टर गेज, वाइल सेकेंड मेथड जो है उसमें क्या होता है? यूज्ड ओनली फॉर सेमीकंडक्टर गेजेस। सेकेंड मेथड में खाली वो सेमीकंडक्टर ही यूज़ होता है ना। जो बताया है ना कि मेटालिक एज वेल एज सेमीकंडक्टर, तो उसमें सेकेंड मेथड में वो सेमीकंडक्टर यूज़ होता है। बाकी फर्स्ट मेथड में दोनों मेटालिक एज वेल एज वो सेमीकंडक्टर भी यूज़ होता है। सो वी कैन से दैट इजी वे। नाउ the method of टेम्परेचर कंपनसेशन। तो टेम्परेचर कंपनसेशन के लिए कौन से मेथड रहती है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बताया कि एडजेसेंट आर्म बैलेंसिंग और कंपनसेटिंग गेज, है ना, एडजेसेंट आर्म बैलेंसिंग और कंपनसेटिंग गेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बताया है कि यूज़ ऑफ डमी गेज, जो डमी गेज है ना उसका मतलब यूज़ करना है ना, कि यूज़ ऑफ डमी गेज। एंड सेकंड बताया कि यूज़ ऑफ टू एक्टिव गेजेस इन एडजेसेंट आर्म, राइट, यूज़ ऑफ टू एक्टिव गेजेस इन एडजेसेंट आर्म, वी कैन से दैट, राइट। थर्ड बताया है कि यूज़ ऑफ फोर एक्टिव गेजेस
एंड फोर्थ बताया कि पॉइजन्स मैथड्स, राइट। तो पॉइजन मैथड भी इसमें रहती है, राइट। और सेकंड जो पहले हमने क्या देखा, एडजेसेंट आर्म बैलेंसिंग और कंपनसेटिंग गेज के बारे में, और सेकंड बताया हमें सेल्फ टेम्परेचर कंपनसेशन। तो सेल्फ टेम्परेचर में क्या होता है कि सिलेक्टेड मेल्ट गेज, और दूसरा रहता है ड्यूल एलिमेंट गेज, है ना। तो ये दोनों आपको याद रखना है ना, इसके लिए ये है ना, और इसके ऊपर मतलब कंपनसेट के लिए ये दोनों दिया गया है, राइट, है ना। दो देखो अभी मतलब मेथड जो है वो टेम्परेचर कंपोजिशन के बारे में, तो दो दिया गया है ना। एक तो मतलब ये दिया ही गया है पहले से ही, है ना, ये फर्स्ट वाला क्या जैसे नाम, उसमें डमी भी यूज़ कर सकते हैं, देन 2 एक्टिव गेजेस इन एडजेसेंट आर्म भी रह सकते हैं, देन यूज़ ऑफ 4 एक्टिव गेजेस एंड पॉइजन्स मेथड। लेकिन बट सेल्फ टेम्परेचर में क्या होता है कि भाई सिलेक्टेड मेल्ट गेज रहता है और दूसरा रहता है ड्यूल एलिमेंट गेज, राइट। तो वही चीज़ जो है वो हमें समझनी है, राइट। चलिए अब बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल डमी मेथड्स के बारे में। तो डमी मेथड में बताया है कि द एक्टिव डमी मेथड uses the 2 gauge system where an active gauge 1 is bonded to both measuring object and a dummy gauge 2 is bonded to a dummy block as shown in the figure। देखो यहाँ पे ये फिगर बताया गया है, राइट। ये पूरा फिगर हमें दिखाया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें RG1 इज इक्वल टू R दिया गया है, RG2 भी हमें R दिया गया है, R4 भी हमें R दिया गया, R3 भी हमें R दिया गया है। ये तो डिस्टेंस हमें पता ही है कि कितना है, VS इतना है, और ये हमारा V0 है, ये डिस्टेंस, राइट। बट यहाँ पे एक कैंटिलीवर बीम लगा है जो एक साइड पे फिक्स है और दूसरी टाइप पे फ्री है, लेकिन उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है ना, ये फोर्स अप्लाई हो रहा है। एंड डमी स्ट्रेन गेज यहाँ पे लगाया गया है और एक्टिव स्ट्रेन गेज भी यहाँ पे लगाया गया है, राइट, है ना। मतलब आपने वो मॉस में पढ़ा होगा शायद, है ना, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में, कैंटिलीवर बीम वो सब, वन साइड वो फिक्स रहता है और दूसरे साइड पे मतलब फ्री रहता है, उस पर फोर्स अप्लाई होता है, राइट। तो वी कैन से दैट, उसके लिए मतलब उसको कैंटिलीवर बीम बोला गया है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो फिगर है वो हमने आगे जो देखा था ना, इसमें क्या था, इसमें क्या था, तो 4 गेज जो है वो बोल रहे थे, है ना, कि यहाँ पे ये 4 दिए गए, ये R1 इज इक्वल टू RG1, R2 इज इक्वल टू RG2, 3 इज इक्वल टू RG3 और R4 इज इक्वल टू RG4 यहाँ पे दिया गया था। तो वो था 4 गेज सिस्टम व्हिटन ब्रिज के बारे में, वो हमने कल देखा था, राइट। लेकिन यहाँ पे जो दिया गया ना वो मतलब व्हिटन ब्रिज 2 के बारे में दिया गया ना, 2 गेज के लिए। 4 गेज के लिए क्या होता है ना, तो और 2 गेज के लिए क्या होता है वो यहाँ पे बताया गया है ना, R1 इज इक्वल टू RG1, देन R2 इज इक्वल टू RG2, है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई। तो ये इक्वेशन भी फार्मूला भी यहाँ पे डिराइव किया गया था। यहाँ पे एक 1 गेज होगा, तो 1 गेज के लिए हमने क्या लिया था, R1 इज इक्वल टू RG ले लिया था ना डायरेक्टली, राइट। तो कोई इशू नहीं था। देन उसको मतलब कितने गेज सिस्टम हैं उसके हिसाब से हमें ये स्ट्रेन गेज जो सेट करना रहता है, राइट। और R2 R3 R4 तो वहाँ का वहाँ ही है, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई थी। और ये फर्स्ट वाला जो था, है ना, तो ये नल मोड के लिए भी जाना जाता है। तो फर्स्ट जो है गेज सिस्टम उसको हम क्वार्टर ब्रिज भी बोल सकते हैं, राइट। तो यही चीज़ तो आपको याद रखनी है, राइट। देन ब्रिज हाफ ब्रिज सेकंड गेज सिस्टम के लिए मतलब ये 2 चीज़ें लगाई गई थी, राइट।
और फोर्थ में ये फॉर्मूला डिराइव किया हुआ ना, तो ये फॉर्मूला ही आपको ज़्यादा लर्न करना है, तो वही चीज़ तो आपको लिखनी है एग्ज़ाम में, राइट। देन फुल ब्रिज उसमें है ना, देखो यहाँ पे 2 में क्या लिखा था, 2 में लिखा था हाफ ब्रिज, और फुल ब्रिज होगा तो मतलब 4 गेज सिस्टम होगा, राइट। तो यहाँ पे फुल है पूरा, मतलब चारों का चारों आ गए, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये और ये चारों, राइट। नाउ आज जो हमने डिस्कस किया वो टेम्परेचर कंपनसेशन के बारे में था। आई होप कि आपको पता चला होगा, राइट। सो ये फिगर थ्रू तो हमें पता चल जाए कि भाई कैंटिलीवर बीम है, एक साइड पे फोर्स लग रहा है ना, ये प्रोसेस पूरा हो रहा है, एक्टिव स्ट्रेन गेज भी अवेलेबल है हमारे पास, तो सारे डेटाज और वो सब मिल जाएंगे, राइट। सो वी कैन से दैट कि द एक्टिव गेज 1, एक्टिव गेज कौन सा रहेगा, तो 1 ना, एंड डमी गेज 2 रहेगा, आर कनेक्टेड टू एडजेसेंट साइड ऑफ द ब्रिज, है ना। एडजेसेंट साइड वाला अभी अभी तो हमने देखा फिगर में, राइट। एक सेकेंड, इसमें शायद नहीं बताया है, राइट, कोई बात नहीं। सो द एक्टिव गेज है ना, सो द एक्टिव गेज 1 and dummy gauge 2 are connected to adjacent side of the bridge, and since the pressuring object and the dummy blocks are under the same temperature रहेगा, है ना। जो डमी ब्लॉक वो सब रहेगा तो वो ब्लॉक्स आर अंडर दी सेम टेम्परेचर कंडीशन में रहेगा, और थर्मली इंड्यूस इलोंगेशन और कॉन्ट्रैक्शन, है ना, वी कैन से दैट कि भाई ब्लॉक्स आर अंडर दी सेम टेम्परेचर कंडीशंस एंड थर्मली इंड्यूस, है ना। थर्मली वो मतलब टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे उसका एक्सपांशन होता जाएगा, है ना, इलोंगेशन बढ़ता है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा उधर, क्या होगा, इलोंगेशन। कॉन्ट्रैक्शन और इलोंगेशन के बारे में पता है आपको, राइट। तो मैं एक फिगर ड्रॉ के बताता हूँ, ये पहले मतलब ये लेन था, उसका क्या हो रहा है, इलोंगेशन हो रहा है, खींच रहा है ना, तो ये उसका मतलब है ना, ये उसका एरिया इतना बढ़ गया, पहले मतलब ये डेल्टा एल जितना चेंज आया ना ड्यू टू टेम्परेचर, है ना, और उसका मतलब जो डायमीटर था वो भी घट गया है, राइट, खींचे गए। तो अगर कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, ये कॉम्प्रेसिव होता है, राइट। तो कॉम्प्रेस होने के बाद मतलब ये ऐसा हो जाएगा, राइट। तो अंदर की तरफ कॉम्प्रेस हो रहा है ना, तो कितना कॉम्प्रेस है, इतना, राइट। यू कैन से इलोंगेशन के बारे में क्या है तो मैंने बताया अभी अभी, राइट। सो इसीलिए तो बताया कि द एक्टिव गेज 1 एंड डमी गेज 2 आर कनेक्टेड। एक्टिव गेज कौन सा है, 1, और डमी गेज एक हम बता लेते हैं कौन सा, 2। सो दे आर कनेक्टेड टू एडजेसेंट साइड ऑफ द ब्रिज, है ना, एडजेसेंट साइड ऑफ द bridge. So since the measuring object and the dummy blocks are under the same temperature, dummy block भी रहेगा ना तो वो सेम टेम्परेचर वाला ही रहेगा, right, and conditions thermally induced elongation or contraction is the same of, or we can say is the same on both of them, and thus gauges 1 and 2, gauges कौन सा है हमारे पास 1 and 2 bears the same thermally induced strain, and hence it is compensated due to same magnitude। उसका मतलब कंपनसेट करना होता है सेम मैग्नीट्यूड पे हम कर पाते हैं, राइट।
So these are the fundamental about the dummy gauge for temperature compensation, right? So therefore there is no output change due to temperature variation. तो उसमें क्या होता है कि टेम्परेचर डिफरेंस की हम एक बात ले ले, है ना, तो किसी भी तरह का वो डिफरेंस मतलब नहीं आएगा, वेरिएशन नहीं आएगा, है ना, कि नो आउटपुट चेंज ड्यू टू टेम्परेचर रेडिएशंस सॉरी वेरिएशन, राइट. तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं. वी विल कंटिन्यू टुमारो विथ अनदर नेक्स्ट टॉपिक, राइट. सो यहाँ पे हमने आज बात की डमी एक्टिविटी मेथड के बारे में. देन बात की कि कंपनसेशन कैसे होता है. तो एक हमने ले लिया था एडजेसेंट आर्म बैलेंसिंग वाला और दूसरा ले लिया सेल्फ टेम्परेचर कंपनसेशन के बारे में, राइट. तो ये दोनों चीज़ हो चुकी है. ओके, थैंक यू.